हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। रीट की तैयारी आशा करता हूँ कि आप सबकी अच्छी चल रही होगी और सभी सकुशल हैं। स्टार्ट करते हैं। आज आपके जो कल मैंने टेस्ट सीरीज़ करवाई थी, एक टेस्ट डाला था मैंने, जो कि आपके एग्ज़ाम बासेट टेस्ट था। जो टेस्ट अगर देखा जाए तो आपके ना तो निम्न स्तर में था, ठीक है, और ना ही उच्च, यानी कि वो एक मध्यम स्तर था। उसका कैसा स्तर था? एक मध्यम स्तर था, ठीक है। और मध्यम स्तर के अंदर लगभग टेस्ट को जो दिया, आप लोगों में से लगभग 400 प्लस बच्चों ने टेस्ट का सॉल्यूशन मतलब किया था। 400 प्लस बच्चों ने टेस्ट दिया था। लेकिन एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है, उसके अंदर अगर अधिकांश जो स्टूडेंट्स थे उनका स्कोर 11 से लेके 17 या 18 तक था, ठीक है ना। अधिकांश स्टूडेंट्स का स्कोर 11 से 17 था। तो अगर एवरेज स्कोर की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो एवरेज स्कोर देखिए आप, 14 क्वेश्चंस एवरेज स्कोर। अगर एक बंदे की बात करें तो 14 क्वेश्चंस एवरेज स्कोर आ रहा था। करने में बहुत सारे, एक स्टूडेंट ने तो 30 में से 30 आउट ऑफ 30 भी किया था, 30 में से 30 भी कर रखे, ठीक है। और अभी मैं आपको मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसने प्राप्त किया है उसका मैं अभी क्लास के एंड में बताता हूँ। पहले आपको एक बार सॉल्यूशन करवा दे। आप सब देखना क्लास को, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे और क्यों हुए थे, वो चीज़ें सॉल्यूशंस करवाता हूँ मैं अभी। स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अगर लाइक कीजिए वीडियो को। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन था आपके, भाषा के अर्जन एवं विकास के सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि, इसमें मैंने देखा लगभग 55% जो स्टूडेंट थे उनका जो ये आ रहा था मध्य बाल्यावस्था, उनका ऑप्शंस दे रहे थे। लेकिन भाषा का अर्जन करना जो है, बच्चा कब सीख जाता है? भाषा का अर्जन वो मध्य बाल्यावस्था में कैसे सीखेगा? वो प्रारंभ बाल्यावस्था में ही सीख जाता है, ठीक है ना। 0 से 2 वर्ष आपके जो होता है, उसके बाद में 2 वर्ष के बाद में वो भाषा का अर्जन सीख जाता है 2 वर्ष में, ठीक है। 2 वर्ष से स्टार्ट कर देता है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था भी तो 2 से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर रहेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आप, सेकंड नंबर, CWSN का अर्थ। अब ये CWSN का जो अर्थ है, अगर मैंने बताया था व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, सृजनात्मकता, प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक, अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से तो वहाँ जो CWSN का अर्थ था वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इंगित किया गया है। CWSN विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, इसका सही आंसर ये रहेगा। अब देख लीजिए आपके कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे थे और कौन से सही है, ठीक है ना। तो ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे CWSN का अर्थ का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन था, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का एक प्रकार नहीं है। अब परंपरागत तरीके क्या होते हैं? परंपरागत तरीके वो होते हैं व्यक्ति अपने शरीर से, अपने शरीर के अंगों से, अपने, ठीक है ना, शरीर के पार्ट से सीखता है, ठीक है ना। दूसरा कोई माध्यम नहीं होता है उसके साथ, ठीक है। तो वो अब संज्ञानात्मक अधिगम, शारीरिक पार्ट, ये परंपरागत वर्गीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। और भावात्मक पार्ट भी अपना ही होता है और मनोगत्यात्मक पार्ट भी अपना ही होता है। लेकिन यांत्रिक अधिगम यानी यंत्रों से सीखना, किनसे? यंत्रों से सीखना, ठीक है। अधिगम सामग्री, जैसे आप टीवी देख लो, रेडियो देख लो, टेप रिकॉर्डर देख लो, आप मोबाइल्स देख लो, उनसे अगर आप सीख रहे हो तो वो यांत्रिक अधिगम होता है और वो परंपरागत के अंतर्गत नहीं आता है, वो गैर परंपरागत वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ यांत्रिक अधिगम जो होगा वो परंपरागत वर्गीकरण में नहीं आएगा। ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा। फिर देखिए आप अगला क्वेश्चन, कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? अब जैविक आवश्यकता कौन सी होती है? जैसे यौन, भूख, प्यास। अब तीनों ही आवश्यकता तो शरीर के लिए बहुत जरूरी है ना,
इंपॉर्टेंट मानी गई है तीनों आवश्यकताएं। ठीक है, तीनों आवश्यकता का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आप बहुत सारे यौन कर रहे थे, तो ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट ग्रेड में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इस आंसर पे आप गौर क्यों नहीं कर रहे थे? ये भी तो उत्तर हो सकता है ना, ऑप्शन डाल रखा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ चौथा ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिनीसोटा परीक्षण जो है वो किससे संबंधित है? अब मिनीसोटा परीक्षण आप सब बुद्धि परीक्षण पढ़े होंगे, रुचि पढ़ा होगा, सृजनात्मक पढ़ी होगी। ठीक है ना। तो मिनीसोटा परीक्षण व्यक्तित्व का परीक्षण है। किसका है? व्यक्तित्व का परीक्षण है। मिनीसोटा परीक्षण व्यक्तित्व का है। व्यक्तित्व का परीक्षण जो है मिनीसोटा परीक्षण होता है। मिनीसोटा परीक्षण व्यक्तित्व का परीक्षण का एक प्रकार है मिनीसोटा। ध्यान से, ठीक है। चौथा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सही नहीं है? काफी बार विकास के सिद्धांत में बहुत करवा चुका हूं तुम्हारे को, सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। सिद्धांतों से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, विकास अभिवृद्धि को अच्छे से समझाया है मैंने, अच्छे से। फिर भी आपके ये क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस था जो गलत हो रहा था। अब विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं या फिर विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। देखिए एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए। साइकोलॉजी के टेस्ट के अंदर मैंने कल देखा है, जिस बच्चे ने, मैंने 30 मिनट का समय दिया था। कितने मिनट का? 30 मिनट का। जिस बच्चे ने 15 से लेके 20 मिनट का जो एवरेज समय लिया इस पेपर को करने के लिए, 20 मिनट अगर किसी ने दिए इस पेपर को, तो वो 20 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं उसने। 20 प्लस क्वेश्चन उसने सही किए। कहने का मतलब पेपर की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। पेपर को आप क्या करते हो? पढ़ा, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सही है, प्रत्येक अवस्था समान परिपक्वता, ये चारों लाइनों को पढ़ा, एक उत्तर कोई सा भी कर दिया, खत्म। या आप 30 सेकंड में क्वेश्चन हल कर देते हो? नहीं, क्वेश्चंस को समझो। साइकोलॉजी के अंदर समझ बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए, अब जैसे विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं, मैंने बताया था विकास पूर्वानुमेय होता है। ठीक है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो ये तो सही है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती हैं, बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नता जरूर होती है। फिर देखिए, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रथम लाइन ही यही है। ठीक है, अब ये तीनों जब सही है तो चौथा ये अपने आप ही गलत हो गया ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन यहाँ कंप्लीट आंसर रहेगा आपके, ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, बहुत सा ने, कि एक शिक्षक ने देखा कि प्रिया को सही वर्तनी लिखने से परेशानी है। क्या है? प्रिया को सही वर्तनी लिखने से परेशानी है और वह बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती है, वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है, तो उसे कौन सी विकलांगता है? तो बात लिखने से ही हो रही है। यहाँ लिख दिया ना, सही वर्तनी लिखने से परेशानी है, मेन शब्द तो उसने लिख दिया, आगे तो उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि बड़े छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पा रही है और अक्षर बनाने में परेशानी आ रही। तो लिखावट संबंधी जो समस्याएं होती हैं वहां डिस्ग्राफिया जो है विकलांगता होती हैं। कौन सी अक्षमता होती है? डिस्ग्राफिया। ठीक है यार, डिस्ग्राफिया करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। इसमें भी बहुत सारे आंसर गलत आ रहे थे। सामाजिक अधिगम कब प्रारंभ होता है? मैंने मेरे वीडियो के अंदर कम से कम 10 बार बता रखा था, मैंने 10 बार ये क्वेश्चंस बता रखा है मैंने, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है इसको। ये संपर्क से, सामाजिक अधिगम हमेशा संपर्क से प्रारंभ होता है। किसी व्यक्ति के संपर्क में, समाज के संपर्क में जब तक नहीं आएंगे तब तक सामाजिक अधिगम प्रारंभ कैसे होगा? समझ रहे हो? यानी कि संपर्क में आना बहुत जरूरी है। तो यहां जो होगा संपर्क से, सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है संपर्क से। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत स्किनर का था। ठीक है, स्किनर का मैंने बताया था, उसने 2 चीजों पे ज्यादातर बल दिया था, एक तो अनुकरण पे, ठीक है, परसों वाली क्लास में ही बताया था मैंने, एक तो अनुकरण पे, एक पुनर्बलन पे। तो पुनर्बलन पे जो सर्वाधिक भूमिका निभाई थी वो क्रिया प्रसूत अधिगम के अंदर स्किनर ने निभाई थी। यहाँ आंसर पुनर्बलन होगा। ठीक है ना, पुनर्बलन यहाँ सटीक आंसर रहेगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009
किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अब ये क्वेश्चंस जो हैं सबसे इजी, पूरे पेपर का सबसे इजी क्वेश्चंस यही था। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे के ये क्वेश्चंस गलत होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के इस क्वेश्चंस का आंसर गलत है। ठीक है, आरटी अधिनियम 2009 है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, 0 से 14 वर्ष नहीं है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए होता है। लेकिन विकलांग बच्चों की बात आ जाए तो वहां 6 से लेकर 18 वर्ष आ जाता है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर है वो 6 से 14 वर्ष सटीक का आंसर रहेगा। 6 से 14 वर्ष यहाँ कंप्लीटली सही आंसर होगा। आरटी 2009 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान की बात करता है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन लैंग्वेज को समझो ना, लैंग्वेज को समझ के आंसर दो, अपने आप आंसर होगा। मैं कहता हूं अगर आप टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम्स, मैंने तो बिल्कुल मध्यम लेवल का पेपर बनाया था। एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन तो मैंने ज्यादातर इसमें 10 क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, वो उस लेवल के, मतलब लैंग्वेज को भी नहीं घुमाया मैंने, लैंग्वेज भी प्रॉपर आपको सिंपल तरीके से बताई थी। ठीक है ना, मतलब अब आज ये टेस्ट जिसने नहीं दिया अभी जाके भी दे सकते हो आप, आज शाम को 8 बजे तक ये टेस्ट कंप्लीट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में कल वापस आपके दूसरा टेस्ट होगा। ठीक है, कल शाम को 5 बजे 6 बजे आपके दूसरा टेस्ट मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल से के माध्यम से ही आप टेस्ट दे पाओगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होता है। अब अभ्यास के नियमों से क्या विकसित होता है? अभ्यास के नियमों से समस्या समाधान विकसित नहीं होता है। बहुत सारे ने ये आंसर किया था, कुशलता का विकास होता है। अभ्यास करने से कुशलता का विकास होता है। 1 नंबर ऑप्शन से इसका राइट आंसर रहेगा, कुशलता का विकास होता है। थॉर्नडाइक ने बात करी थी अभ्यास के सिद्धांत की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्धांत है जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान, बहुत बार बता चुका हूं क्लासों के अंदर बहुत बार, तात्कालिक समाधान, जहां तात्कालिक समाधान की बात होती है गेस्टाल्टवाद, वहां सूझ का सिद्धांत आता है। कौन सा आता है? सूझ का सिद्धांत। ठीक है, जहां पर भी तात्कालिक समाधान की बात होती है वहां सूझ के सिद्धांत की बात होती है। सूझ का सिद्धांत यहाँ कंप्लीट आंसर आपके रहेगा। फिर बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक वाचाल। अत्यधिक वाचाल का मतलब होता है जो ज्यादा बोलता हो, बोलने की क्षमता जिसमें ज्यादा है, प्रसन्न चित्त रहता हो, सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व को जुंग ने क्या नाम दिया था? जुंग ने तो वैसे 2 प्रकार बताए थे, एक तो बहिर्मुखी एक अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्ति वो होते संकालु प्रकृति के होते हैं, मन ही मन चलते हैं और वाचाल नहीं होते हैं, वो वाचाल करते ही नहीं होते। ठीक है, यहाँ अत्यधिक वाचाल प्रसन्न चित्त हमेशा बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, बहिर्मुखी यहाँ राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है, 125 जिसकी बुद्धि लब्धि है वो प्रतिभाशाली के अंदर नहीं आएगा, वो उच्च सामान्य के अंदर आएगा। अगर उच्च सामान्य ऑप्शंस नहीं होता तो प्रतिभाशाली कर सकते थे, लेकिन यहाँ उच्च सामान्य आपके कंप्लीट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, मैं और बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बोर्ड ने पूछा था और बोर्ड ने उच्च सामान्य इसका सही आंसर माना है। आपके 130 प्लस हो जाती ना यहाँ पे बुद्धि लब्धि, तो आप संकोच प्रतिभाशाली कर सकते थे, लेकिन यहाँ जो आंसर इसका होगा वो उच्च सामान्य होगा, 2 नंबर ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखिए आप, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित होती है। अब सृजनात्मक बालक के अंदर क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? कौन सा चिंतन पाया जाता है? कई बार बता चुका हूं, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन की वजह से ही सृजनात्मकता होती है, अपसारी चिंतन अधिक उसमें पाया जाता है। ठीक है, यहाँ अपसारी चिंतन और राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र किसे माना गया है? अब शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र, शिक्षा मनोविज्ञान की बात आए, विद्यालय की बात आए, शिक्षण विद्या की बात आए, उसके अंदर हमेशा केंद्र बिंदु किसको माना जाता है? बालक। बहुत बार बता चुका हूं, केंद्र की जब भी बात आए साइकोलॉजी के अंदर, केंद्र बिंदु की जब भी बात आए उसके अंदर आवश्यक जो है, मेन इंपॉर्टेंट जो है, बालक को माना जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक होगा, कंप्लीट आंसर रहेगा ये। फिर 17वां क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था, सभी अवस्थाएं में अच्छे से पढ़ा चुका हूं जीन पियाजे को, और मैंने कहा है जीन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका मैंने नॉर्मल क्वेश्चंस पुटअप किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जीन पियाजे से। ठीक है, तो इसका जो है ना, प्रथम अवस्था संवेदी पेशी अवस्था प्रथम अवस्था थी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था सबसे अंतिम अवस्था थी।
ठीक है ना। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था सबसे अंतिम अवस्था थी, मूर्त संक्रियात्मक द्वितीय, उत्तर सचेत तृतीय। यहाँ जो आंसर रहेगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चंस पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं ये। हार्वर्ड गार्डनर पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत नाम दे रखा है, तो इसका मतलब इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसके सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती हैं, ठीक है। तो कौन सी बुद्धि है जो इसके सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती? इन्होंने 9 प्रकार की बताई थी। बुद्धि कितने प्रकार की? 9 प्रकार की बताई थी। इन्होंने शारीरिक गत्यात्मकता बताई थी, संगीतात्मक भी बताई थी, और भाषाई बुद्धि भी इन्होंने बताई थी। सांस्कृतिक बुद्धि की इन्होंने कोई बात नहीं करी थी। यानी कि यहाँ जो आपके नहीं पूछ रहा है, तो सांस्कृतिक बुद्धि यहाँ पे नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर की 9 प्रकार की बुद्धि का नाम अच्छे से याद कर लेना, और कौन सी बुद्धि किस प्रकार के व्यक्तित्व में पाई जाती है अच्छे से देख लेना। आपके 1 या 2 क्वेश्चंस वहाँ से पुटअप होंगे, और वो गलत होने के चांसेस नहीं हो सकते, क्योंकि 9 ही अगर बुद्धि आपने अच्छे से पढ़ ली तो। और कुछ नहीं है इस सिद्धांत के अंदर, केवल 9 प्रकार की बुद्धियां हैं, उसको अच्छे से देख लेना। निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। अनुभूति करना भावात्मक में आता है, स्पर्श करना भी भावात्मक, क्रोधित होना भावात्मक, लेकिन कल्पना करना हमेशा संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कल्पना करना काफी बार बता चुका हूं, कल्पना करना किसके अंदर आएगा? तर्क, वितर्क, कल्पना, ये सब आपकी संज्ञानात्मक क्षेत्र है, ठीक है ना। यहाँ 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप, एनसीएफ 2005 कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन ही करा चुका हूं मैं, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, 3-4 बार करा चुका हूं, ठीक है। तो एनसीएफ 2 कला शिक्षा को जोड़ने का कारण क्या है? अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, ठीक है। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति विलुप्त की कगार पे है, इसीलिए कला शिक्षा को जोड़ने का प्रावधान किया गया था एनसीएफ 2000 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ सांस्कृतिक विरासत की सराहना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, ये मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट उद्देश्य था कला शिक्षा को जोड़ने का, ठीक है ना। तो यहाँ सांस्कृतिक विरासत आंसर होगा, बाकी और कोई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए अगला, एक बच्चा अपने मित्रों के साथ डिस्को जाना चाहता है, परंतु साथ ही माता पिता की डांट से डरता भी है, यह किस प्रकार का संघर्ष है? कितना शानदार क्वेश्चन था, अंतर्द्वंद और संघर्ष से क्वेश्चन था। यानी कि वो डिस्को जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है? क्लब के अंदर जाना चाह रहा है बच्चा, यानी कि उसको जाना है, बस ये उसकी पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिव है ना यहाँ पे, उसको जाना है डिस्को, ठीक है, वो जाना चाह रहा है, लेकिन माता पिता से डर रहा है, क्योंकि माता पिता डांटेंगे, तो उससे डर रहा है। तो ये पक्ष जो है उसके नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। मैंने बताया था अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की जब भी बात हो, तो नेगेटिव और पॉजिटिव की अगर एक एक की बात हो रही तो उपागम परिहार हो जाएगा, या फिर परिहार उपागम, कैसे भी इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ एक पॉजिटिव की बात हो रही, तो एक तरफ पॉजिटिव उपागम उपागम तो है, तो इन दोनों में से एक, तो उपागम उपागम करते ही नहीं होगा, एक तो हो जाएगा उपागम, और ये नेगेटिव की बात हो रही एक परिहार, यानी कि उपागम परिहार अंतर्द्वंद, यहाँ कंप्लीट आंसर रहेगा, ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है, दोनों प्रकार नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं, दोनों तरफ अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो वो परिहार परिहार हो जाएगा, और दोनों तरफ अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो उपागम उपागम आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वो उपागम परिहार अंतर्द्वंद रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, इस प्रकार के क्वेश्चंस अच्छे से देखना है इसको। अप्लाइड बेसिस क्वेश्चंस यही तो है। फिर अप्लाइड बेसिस किसे बोला जाता है? इन्हीं क्वेश्चनों को तो बोला जाता है। फिर देखिए 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था। अधिगम समायोजन है, बिल्कुल अधिगम समायोजन होता है। अधिगम सार्वभौमिक, सभी जगह अधिगम होता है, अधिगम सार्वभौमिक भी होता है। अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, ये भी कंप्लीट। यहाँ गलत कथन की बात कर रहा है, देखना। तो अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है क्या? प्रेक्षणीय यानी अवलोकनीय, अवलोकनीय प्रेक्षणीय यानी कि कभी मतलब अधिगम का परीक्षण किया जा सकता है क्या? अधिगम को मापा जा सकता है क्या? नहीं, यानी कि अधिगम प्रेक्षणीय नहीं होता है।
तो यहाँ नहीं, गलत पूछ रहा है, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आया ना समझ में? कितने मतलब क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लो आप, अच्छे से आपको इसका आंसर आने लग जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्ति की व्यक्तिनिष्ठ विधियां। मैंने बताया था प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, व्यक्तिनिष्ठ, तीनों प्रकार की विधियों के प्रकार अच्छे से देख लेना, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। और क्वेश्चन अधिकांश चांसेस में यही आता है, निम्न में से प्रक्षेपी विधि कौन सी है, निम्न में से अप्रक्षेपी विधि कौन सी है, निम्न में से अप्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पूछ लें व्यक्ति की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है, तो व्यक्तिनिष्ठ विधि व्यक्ति इतिहास विधि व्यक्तिनिष्ठ विधि में आती है, पहले ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये प्रकार अच्छे से देखो, मैंने कहा था ऐसे डायग्राम बनाओ, आप डायग्राम बना के उसमें लिखो प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, इधर व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, विधियों के नाम, फिर नाम लिखो नीचे किस प्रकार की विधि किसके अंतर्गत आएगी, तब जाके आप एक प्रतिद्वंद्व बनेगा, आपके प्रतिबिंब बनेगा मन में कि मैंने डायग्राम बनाया था, ये मैंने इस कॉलम में लिखा था, तो इसका आंसर तो व्यक्ति इतिहास होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बताता हूं मैं किसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, मैं बताता हूं, अभी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कौन सी है? सही और गलत की पहचान कौन सी चिंतन प्रक्रिया होती है? तो वो तार्किकता से संबंधित होता है, सही और गलत। तो नैतिक तार्किकता यहां करेक्ट आंसर रहेगा, नैतिक तार्किकता। ठीक है ना, नैतिक तार्किकता यहां आंसर रहेगा। फिर देखिए आप अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? काफी बार चर्चा कर चुका हूं, 4 स्तर पर बांटा गया है इसको अच्छे से। एनईपी 2020 को मैं एक पूरी क्लास लेके आके एनईपी 2020 आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा। इस बार नया टॉपिक ऐड हुआ है आपके एग्जाम्स के अंदर, तो ये मैं अच्छे से करा दूंगा। 4 स्तर बताए थे इन्हें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना, नई शिक्षा नीति जो है मैं अच्छे से बता दूंगा। अब कौन सा मनोवैज्ञानिक बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? अब बाल विकास के सिद्धांतों की बात हो रही, तो यहाँ जीन पियाजे ने बाल विकास सिद्धांतों पर काम दिया था, अल्बर्ट बांडुरा ने भी दिया था, और लेव वाइगोत्स्की ने भी दिया था। एब्राहम मैस्लो ने ऐसा कोई मतलब बाल विकास से सिद्धांत नहीं दिया था, एब्राहम मैस्लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एब्राहम मैस्लो का। ठीक है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत इसने जरूर बताया था, लेकिन वो विकास के सिद्धांतों में नहीं था, बाल विकास के सिद्धांतों से रिलेटेड थोड़ी था। वो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत बताया था, व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए बताया था, व्यक्ति को कितनी प्रकार की आवश्यकताओं की जरूरत होती है अपने जीवन काल के अंदर, वो एब्राहम मैस्लो ने बताया था। यहाँ आंसर एब्राहम मैस्लो होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, ये किसने कहा था? तो ये आपके जो हैं वातावरण और वंशानुक्रम वाले टॉपिक से हैं। वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ऐसा कहने वाले रोस थे। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? रोस थे। ठीक है ना, तो यहाँ आंसर रोस हो जाएगा। फिर देखिए वुडवर्थ, एनास्टी, रोस, तीनों की परिभाषाएं देख लेना आप एक बार अच्छे से, तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है हर बार। ठीक है ना, रोज की परिभाषा ज्यादा पूछी जाती है। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो नए लोगों में जल्दी से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, समायोजन जल्दी से कर लेते हैं। तो उनमें क्या उच्च होता है? क्या उनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है, या फिर शैक्षिक लब्धि, सामूहिक बुद्धि, या आध्यात्मिक बुद्धि? मैंने क्लास में बताया था सबसे बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धि जो बताई थी, सामूहिक बुद्धि बताई थी, डेनियल गोलमैन बताया था ना, डेनियल गोलमैन की सुझाई हुई बुद्धि सामूहिक बुद्धि। अगर जिस व्यक्ति के अंदर सामूहिक बुद्धि सबसे ज्यादा है, उच्च है, तो वह नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाता है। यहाँ 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? लेव वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं, काफी बार बता चुका हूं लेव वाइगोत्स्की को। ये क्वेश्चन तो किसी के गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बात करी थी लेव वाइगोत्स्की ने, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों कारकों पे बात करी थी। तो यहाँ इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ सामाजिक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पे बल दिया था, मुख्य कारक इन्हीं को माना था। ठीक है, तो यहाँ सामाजिक को आंसर आपके कंप्लीट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्षात्मक तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में
अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है। काल्पनिक जगत के अंदर अपनी अनगिनत इच्छाएं, उसकी बहुत सारी इच्छाएं, अपनी भी जैसे कोई इच्छा है, जैसे मैं तो अभी हवाई जहाज में घूमना चाहता हूँ, ये अपनी जैसे भी इच्छा है, लेकिन अभी जा नहीं पा रहे हैं वहां पे। तो बैठे बैठे अपन कल्पना करके, अब मैं हवाई जहाज में बैठा हूँ, मैं यहाँ से जयपुर से उड़ान हो गई है, मैं दिल्ली के लिए जा रहा हूँ। तो बस कल्पना करके आप अगर ऐसा करोगे तो उस चीज को क्या कहा जाता है? दीवा स्वप्न। क्या कहा जाता है? दीवा स्वप्न कहा जाता है। सपने देखना, कल्पना करना स्वप्न है। ठीक है, तो दीवा स्वप्न उसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके जो टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशंस था। अब बात करते हैं कि कल जो है टेस्ट सीरीज के अंदर प्रथम, ठीक है, द्वितीय और तृतीय 3 स्थान पर जो रहे थे, ठीक है ना, उनमें से तीनों स्टूडेंट्स की बात करूंगा। फर्स्ट स्टूडेंट्स था जिसका नाम विष्णु लिखा हुआ था, ठीक है, उसके 30/30 राइट थे, 30 में से 30 कंप्लीट था। ठीक है, ये बच्चे मेरे को टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे को मैसेज जरूर करें। इनके जो इनाम की जो बात हुई थी वो आपके टेस्ट सीरीज के अंदर आगे आपको बता दिया जाएगा क्या दिया जाएगा, जो तीनों आप मेरे को मैसेज डाल दीजिएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जाके। सेकंड नंबर पे जो नाम आया था महावीर जाट, ठीक है, इसके जो क्वेश्चन सही थे 24 क्वेश्चन आउट ऑफ सही थे। ठीक है, और थर्ड जो था उसका नाम था ज्योति चौहान। ठीक है, इसके जो थे 23 क्वेश्चंस थे। अब देखिए, अगर टॉप 3 के अंदर, एक नाम तो मैंने बता दिया विष्णु और महावीर, अच्छे से देख लेना, और ज्योति, तीनों ही टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना। ठीक है, अब देखिए सबसे टॉप 1 पे जो था उसके 30 क्वेश्चन सही थे, सेकंड पे था उसके 24 सही थे, और थर्ड पे था उसके 23 सही थे। अब आप देख लीजिए आप लोगों का स्तर क्या है। ठीक है ना, तो मेहनत करने की बहुत जरूरत है। इसमें एवरेज मैंने बताया ना 14 क्वेश्चन एवरेज सही थे, लोगों के 14 क्वेश्चन एवरेज सही थे। ठीक है ना, तो आज आपके टेस्ट नहीं है, कल वापस टेस्ट रहने वाला है, एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट रहता है। तो आज इसका सॉल्यूशन हो गया। कल आपको शाम को 6 बजे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, शाम को 6 बजे वहाँ पे टेस्ट की लिंक डाल दी जाएगी और वहाँ से आपको टेस्ट देना है। अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब चीज़ मिल रही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।